एज ऑफ रिवाइवल को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो जो एज ऑफ रिवाइवल है, सबसे पहले पॉइंट तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसको आखिर एज ऑफ रिवाइवल क्यों कहा गया, वाई इज इट कॉल्ड, या क्यों उसको ये टाइटल दिया गया। एज ऑफ रिवाइवल को एज ऑफ रिवाइवल इसलिए कहा जाता है कि थिंग्स वर रिवाइव्ड। और जो एज ऑफ रिवाइवल है ये 1450 से लेकर के 1550 तक, 1450 से लेकर 1550 तक का ये पीरियड रखा जाता है। वाई फ्रॉम 1450 टू 1550, यू विल कम टू नो कि ये जो एज ऑफ रिवाइवल था, इट वाज द पैन यूरोपियन मूवमेंट, या पूरा पैन यूरोपियन मूवमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि रिनेशा और एज ऑफ रिवाइवल, इट वाज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट, PAN, पैन, देन हाइफन यूरोपियन, EUROPEAN, a movement which covered the whole Europe। पैन यूरोपियन मूवमेंट वह मूवमेंट होता है जो पूरे यूरोप को कवर करता है, उसको क्या कहा जाता है, पैन यूरोपियन मूवमेंट कहा जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, when we talk about this particular age, especially you will come to know age of revival, age of renaissance। यहाँ से दो चीजें हैं, रिवाइवल किस चीज का, रिनेशा मीन्स रीबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग। किस चीज का रीबर्थ, किस चीज का रिवाइवल, किस चीज का रीअवेकनिंग। टाइमिंग क्या है, 1450 से 1550। फिर मैंने बताया कि 100 ईयर्स का जो टाइमिंग है, जो पीरियड है, इसको आपको केवल और केवल इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। दिस मूवमेंट वाज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट एंड यू हैव टू सी दिस मूवमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोप। आपको यूरोप के नजरिए से, आपको यूरोप के चश्मे से इस मूवमेंट को देखना पड़ेगा, तब जा करके हम अपनी बात को सही से समझ पाएंगे। एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट आई वांट टू से। When I talk about age of revival, when I talk about this movement, remember that this movement ultimately started in Italy। यह इटली में आया इन 14 सेंचुरी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आपको नोट करना है, जो रिनेशा मूवमेंट है यह इटली में आता है 14 सेंचुरी में, फ्रांस में आता है 15 सेंचुरी में, और साथ ही साथ इंग्लैंड में आता है 16 सेंचुरी में। What did I tell you? I told you कि the movement came in Italy in 14th century, in France in 15th century, and in England in 16th century। बहुत ही कॉमन पॉइंट है। दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया था, इट वाज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट, अ मूवमेंट विच कवर्ड द होल यूरोप। Then the next point is why this movement is called Renaissance, why this movement is called rebirth, why this movement is called revival। ये जो एज ऑफ रिवाइवल है, किस चीज का रिवाइवल हुआ, इसको हम रिनेशा क्यों कहते हैं, इसको रीबर्थ क्यों कहा जाता है। दीज आर द कॉमन पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इसको रीबर्थ, इसको रिवाइवल और इसको रीअवेकनिंग इसलिए कहा जाता है कि जो ग्रीको रोमन आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन जो था, जो एक तरह से आपका होमर के द्वारा लाया गया, वर्जिल के द्वारा लाया गया था, थियोक्रिटस के द्वारा लाया गया था, जो ह्यूमनिज्म का पाठ पढ़ाया गया था वहां पर, वो पार्टिकुलर चीज जो है फॉर अ लॉन्ग टाइम it was not present। The people forgot those things, and what happened that suddenly the people came to know about that culture, about that beauty of humanism, and they revived it। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि रिनेशा का नाम, या रिनेशा मीन्स रिवाइवल क्यों है, रिवाइवल इसलिए है कि जो इंसान था वह मिडिल एजेस में धर्म की जो जंजीर थी उसमें जकड़ा हुआ था, और उससे जब वह बाहर निकलता है तो वह अपने पास्ट की ओर देखता है। जब पास्ट की ओर देखता है तो वह अरिस्टोटल के जमाने को देखता है,
he finds Socrates, he finds Plato, he finds Sophocles, he finds Euripides, he finds Homer, Virgil, Theocritus, and so many renowned authors. What they did for the community, what they did for the nation, what they did for the betterment of the people, वो सब चीजों को जब उन्होंने रीड किया, जब उन्होंने पढ़ा, जब उससे वे वाकिफ हुए, तो उन्होंने कहा कि वह जमाना कितना बेहतर था। उस जमाने के आर्ट को, उस जमाने की कल्चर को, उस जमाने के लिटरेचर को, उस जमाने के ह्यूमनिज्म को, उस जमाने की पेंटिंग को, उस जमाने की जीवन की जितनी भी चीजें थी, उन सबको रिवाइव करना, दोबारा अपने जीवन में लाना, दोबारा उसे फॉलो करना, दोबारा उसे अपनाना ही क्या है, रिनेशा है। और इसीलिए उसका क्या नाम रखा गया, रिवाइवल, पुनर्जागरण, उसको रिवाइव किया गया। कोई अगर आपसे पूछता है बहुत सिंपल सा शब्द में कि रिनेशा क्या है, रिनेशा मीन्स रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग। रिवाइवल किस चीज का, रिवाइवल ऑफ ग्रीको रोमन आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन, पेंटिंग, म्यूजिक, knowledge, wisdom, tradition, so many things. It was revived, it was adopted, it was followed, उसको रिवाइव किया गया, उसको एडॉप्ट किया गया, उसको फॉलो किया गया। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर रिनेशा आता है तो आपको क्या बताना है कि रीबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग। मैंने अभी एक पॉइंट डिस्कस किया है कि रिनेशा मीन्स रिवाइवल। रिवाइवल ऑफ व्हाट, रिवाइवल ऑफ ग्रीको रोमन आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, ह्यूमनिज्म, ये जितना भी चीजें थी। मैं गोपाल जी से जानना चाहूंगा, कोई प्रॉब्लम गोपाल जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? व्हेन वी, नहीं, when we say कि who was the propounder of it, then you can't give the credit to any particular person. Actually, Renaissance in Europe, it came in 14th century, but you will come to know कि before 14th century in BC, when we talk about Aristotle, when we talk about Socrates, when we talk about Plato, you will come to know कि they were what? They were the great philosophers, they were the great thinkers, एंड ऐसा नहीं है कि सोक्रेटिस से पहले लोग नहीं रहे होंगे। सोक्रेटिस का नाम, उनका हम लोग ज्यादा बात करते हैं, और भी उनके जमाने में रहे होंगे। तो यू कांट गिव द क्रेडिट टू एनी पार्टिकुलर पर्सन। एक्चुअली रिनेशा जो मूवमेंट था, जो आर्ट और ह्यूमनिज्म जो ग्रीक और रोम में आया, वह एक आदमी की देन नहीं है, वह उस पूरे समाज की देन है, पूरे राष्ट्र की देन है, पूरी कम्युनिटी की देन है, जो उस काम को करने के लिए तैयार थे। सो मेनी हिस्टोरियंस, सो मेनी फिलोसफर्स, सो मेनी थिंकर्स, तो उन लोगों ने किया। लेकिन वो जो था एक लंबे पीरियड तक पीपल फॉरगॉट, पीपल फॉरगॉट। कौन से पीपल? यूरोप के वे लोग जो मध्य युग में आए थे, एंग्लो नॉर्मन के जमाने से। एंग्लो सैक्सन के बाद एंग्लो नॉर्मन 1066 मैंने आपको पढ़ाया था। 1066 से लेकर 1450 जो डार्क मिडिल एज था, इस बीच में लोग इन सब चीजों की कोई जिक्र नहीं करते, उसके बारे में भूल गए थे। अचानक होता क्या है कि 1453 ईस्वी में इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यू विल कम टू नो तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी इन 1453। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1453 ईस्वी में तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। जो मध्य युग था, मध्य युग में पूरी दुनिया में दो साम्राज्य चलता था, तुर्की साम्राज्य और ऑटोमन किंगडम। जो तुर्की साम्राज्य के लोग थे वे इस्लाम के फॉलोवर थे, जो ऑटोमन किंगडम के लोग थे वे क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर थे। इन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहा था, हमेशा। और हमेशा तुर्कों को जो है क्रिश्चियन ने, यानी जो है ऑटोमन किंगडम के लोगों ने, दे डिफीटेड।
But what happened in 1453? Turk attacked Constantinople. Constantinople, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह का नाम था, दैट वाज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जो रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी थी। दैट वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट, यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि व्हेन गोपाल दास जी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि कैन वी गिव द क्रेडिट टू सोक्रेटिस फॉर व्हाट, फॉर रिनेशन? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि जो रिनेशा है वो 14th सेंचुरी में आया। जो सोक्रेटिस थे वो एक ह्यूमैनिस्ट थे, और ह्यूमैनिस्ट के नाते उनका जो जमाना था वह बीसी में था। लेकिन उन्होंने जो काम किया, सोक्रेटिस ने किया, प्लेटो ने किया, अरिस्टोटल ने किया, उसका रेलिवेंस आज भी है। दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, उसका रेलिवेंस आज भी है। वो कहीं से भी उसके रेलिवेंस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट पार्टिकुलर थिंग, तो रिनेशा क्या है? ना तो मिडिल एज की किसी खासियत को वह फॉलो करता है, ना ही जिस एज में वह आया उसको फॉलो करता है, बल्कि रिनेशा रिवाइवल का नाम। किस चीज का रिवाइवल हुआ? जो काम अरिस्टोटल ने किया, जो काम प्लेटो ने किया, जो काम सोक्रेटिस ने किया, जो काम होमर ने किया, जो काम वर्जिल ने किया, जो काम थियोक्रिटस ने किया, जो काम यूरिपिडिस ने किया, जो काम सोफोक्लिस ने किया, और तमाम राइटर, बड़े बड़े राइटर ग्रीक और रोम के, जिन्होंने दुनिया को पहली बार, दे टोल्ड व्हाट इज कल्चर, दे टोल्ड व्हाट इज सिविलाइजेशन, दे टोल्ड व्हाट इज ह्यूमनिज्म, दे टोल्ड हाउ ह्यूमन बीइंग में इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आ सकता है, कैसे उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो सकती है, कैसे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है, वतन के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कैसे बेहतरीन काम किए जा सकते हैं। जो उनके दर्शन थे, जो उनकी फिलॉसफी थी, जो एक बेहतर जिंदगी गुजारने का तरीका उन्होंने अपनी आर्ट के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, रिलीजियस टेक्स्ट के माध्यम से, या आप कह सकते हैं कि फिलॉसफी के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से, सोशियोलॉजी के माध्यम से, जितने सब्जेक्ट है, जो कुछ भी उन्होंने बताया, यह जो है लंबे समय तक पीपल उससे वाकिफ नहीं थे, यह अपसेंट था। कहाँ पे? यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में पीपल केम टू नो अबाउट दीज थिंग्स अगेन, या दीज थिंग्स वर रिवाइव। ये चीजें दोबारा रिवाइव की गई। कब रिवाइव की गई? इन 1453, 1453 ईस्वी में, with the attack of तुर्क on Constantinople। 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, कॉन्स्टेंटिनोपल दैट वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, तो उस हमले के बाद क्या हुआ कि तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया, जिसको उर्दू में कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल को कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता है, और वह राजधानी थी। बीइंग द कैपिटल ऑफ रोम, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट था, क्योंकि रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, उसकी राजधानी, पूर्वी राजधानी अलग थी, पश्चिमी अलग थी, साउथ अलग था। तो जो पूर्वी राजधानी थी, उस पर जब तुर्कों ने अटैक किया, तो उस राजधानी में रहने वाले जो लोग भी थे, कौन कौन? जैसे साइंटिस्ट, पेंटर, फिलोसोफर, थिंकर, उसके अलावा आप कह सकते हैं हिस्टोरियन, इसके अलावा ह्यूमनिस्ट, दे लेफ्ट दैट प्लेस, दे लेफ्ट, उस जगह को छोड़ करके वे चले गए, एंड गॉट शेल्टर इन फ्रांस। उस जगह को छोड़ करके जाते हैं, और कहां पे उनको जगह मिलती है? फ्रांस में जगह मिलती है। जब फ्रांस में वे लोग गए, तो ऐसा नहीं था कि दे वेंट देयर विद इम्प्टी हैंड।
No, not at all. What the work they have, what they had written, what the manuscript they had, they went with their manuscript. They went with their art. They went with their culture. They went with their tradition. They went with their civilization. They went with painting, music, डांस एंड सो मेनी थिंग्स जो भी उन्होंने जीवन में किया था उसको लेकर के वे गए, उसको लेकर के वे गए। जब वे वहां से जाते हैं तब फ्रांस के लोग उनके कांटेक्ट में आते हैं और फ्रांस के लोगों की आंखें खुलती है कि दुनिया में कल्चर का यह भी रूप है, सिविलाइजेशन का यह भी रूप है, कितना बेहतरीन है, कितनी अच्छी जिंदगी ये लोग जिए हैं, समाज को कितना कुछ इन्होंने दिया है। पहले फ्रांस के लोग उससे वाकिफ नहीं थे। आफ्टर इट द फ्रेंच पीपल केम टू नो, और जब वे उसके बारे में जाने तो उन्होंने इसको अपनी जिंदगी में उतारा, उसको फॉलो किए, और यही घटना क्या कही जाती है, रिवाइवल कहा जाता है। तो केवल फ्रेंच पीपल ने ही नहीं फॉलो किया, इंग्लिश पीपल ने भी फॉलो किया। यूरोप के जितने भी कंट्रीज थी वे सब उससे प्रभावित थे, इन सब लोगों ने फॉलो किया। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने क्या फॉलो किया। सबसे पहली चीज की उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को नकार दिया। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि फ्यूडल सिस्टम जो था वह मिडिल एज की सबसे बड़ी, अगर कहा जाए कि विडंबना थी, या सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट था। फ्यूडल सिस्टम में लैंडलॉर्ड है, लैंडलेडीज है, उनका आदेश है, जो वो कह दिए वही कानून है, उसी को फॉलो करना है। और जो लोग हैं, पीजेंट है, लेबरर है, डेली वर्कर है, उनका कोई वजूद नहीं। और साथ ही साथ कैसे उनका मिस यूज किया जाता था, ये सब चीज हम पाते हैं। तो सबसे पहला चीज कि रिनेशा जो है इट वाज अ मूवमेंट, यह जो मूवमेंट था इट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम ऑफ द मिडिल एजेस। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जो कहानी के रूप में बताना है वो मैं बता रहा हूं, जो पॉइंट नोट करना है यू हैव टू नोट डाउन। 3-4 पॉइंट अभी तक मैंने आपको बताया कि रिनेशा मीन्स रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग। रीबर्थ किस चीज का? रीबर्थ का मतलब कि रीबर्थ ऑफ ग्रीको रोमन आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक, ह्यूमनिज्म, जितना भी एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं या जो भी वर्ड आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि वह बेहतर था। ये काम कब होता है रिवाइवल का? इन 14 सेंचुरी, नॉट 14 बट आप कह सकते हैं 15 सेंचुरी में। शुरुआत तो 14 से हो जाएगा लेकिन तब तक वह महदूद था इटली में। इन 15th century when तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, तो आपको कॉन्स्टेंटिनोपल की जानकारी रहना चाहिए। कॉन्स्टेंटिनोपल एक क्वेश्चन पीजीटी या टीजीटी में आ चुका है यूपी वाले में, कि कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था, दैट वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जब यह अटैक हुआ, जब यह घटना हुई, तो इस अटैक का क्या प्रभाव पड़ा? साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, ह्यूमैनिस्ट, फिलोसोफर, थिंकर and one who protected art and culture, they left Rome not with empty hands but with their manuscript, with their art, with their knowledge, and enlightened whom? And enlightened जो दूसरे लोग थे दुनिया के। फ्रांस के लोगों को इनलाइटेंड किया, फ्रांस के लोगों को रोशनी उन्होंने दिया, फ्रांस के लोगों को एक नई दिशा दी, फ्रांस के लोगों को एक एक उन्होंने इमेजिनेशन करने की एक तस्वुर उन्होंने दिया कि ये ऐसी भी दुनिया हो सकती है, बसाई जा सकती है। तो रिनेशा 14th सेंचुरी में इटली में आया, 15th सेंचुरी में फ्रांस में आया, 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पहुंचा। और रिनेशा क्या था? पैन यूरोपियन मूवमेंट। इट वॉज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट। 1453 की घटना,
या इट केम इन इंग्लैंड बिकॉज यू विल कम टू नो कि जो यूरोप के जो कंट्रीज के लोग थे उनमें आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन था. You will come to know कि for the purpose of business, not only the French people came in India, not only the Dutch came in India, but even also the English people came in India. They have competition. ह्यूमनिज्म के आने के बाद वे सारे लोग कंपटीशन हुए और एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हुए. उनको लगा कि इनके यहाँ तो इतना सारा चीज हो रहा है, उनके यहाँ आर्ट और कल्चर कितना तेजी के साथ हो रहा है. तो इंग्लिश पीपल स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ क्वीन एलिजाबेथ दे बिकेम कॉन्शियस. They awakened themselves and their awakening is known as rebirth. उनका रीबर्थ हुआ, पुनर्जन्म हुआ. मध्य युग की जो बेड़ियां थी, मध्य युग की जो जंजीरें थी, स्पेशली जो रिलीजियस, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशन, जो कल्चर जो मध्य युग का था, दे ब्रोक इट, दे रिवोल्टेड इट, दे स्टूड अगेंस्ट इट एंड दे वर रेडी टू फॉलो न्यू थिंग. उन्होंने नई चीज को जो है फॉलो करना शुरू किया. और यही कारण था कि क्वीन एलिजाबेथ के जमाने में यू फाइंड द इस्टेब्लिशिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दैट ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेटर ऑन द इंग्लिश पीपल से द सन डज नॉट सेट इन माय किंगडम. सो दिस इज व्हाट, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू फाइंड. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि इंग्लिश पीपल खुद, उनके अंदर क्या था, जील था. दे वर पैशनेट पीपल, दे वर मेन इन एक्शन. दे वांट टू लर्न समथिंग what is happening around them. They were interested to get wide knowledge, to go hither and thither, especially the work of Columbus and Vasco da Gama. ये सब चीजें, यहां से चीजें शुरू हो. तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था कि रिनेशा 14th सेंचुरी इटली, 15th सेंचुरी फ्रांस, 16th सेंचुरी इंग्लैंड, 1453 में तुर्कों ने हमला किया कॉन्स्टेंटिनोपल पर, कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर. तब वहां के लोगों ने उसको छोड़ करके कहां शरण लिया, फ्रांस में शरण लिया. लेकिन इटली में 14th सेंचुरी से ही रिनेशा मौजूद. रिनेशा क्या है, पैन यूरोपियन मूवमेंट है. रिनेशा क्या है, इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट what? It was a revolt against the Middle Ages, the system of the Middle Ages, especially feudal system, lords, ladies. You can say dogmatism, yeah, undoubtedly. Dogmatism. उसका एक पॉइंट रहा है. So we find this. Yeah. जी मैडम बताइए. ओके ओके. So I was telling you कि these are the points. I was telling you these are the things which you have to follow, which you can do. ये चीजें हैं जिस पर आपको एकदम कंसेंट्रेट रहना, वॉच करना कि व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपको क्या चीजें बताई जाए. यू कैन गेट दिस. नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू नो अबाउट रिनेशा. रिनेशा पैन यूरोपियन मूवमेंट तो था. रिनेशा जो है इंग्लैंड मिडिल एजेस के खिलाफ तो आया था, फ्यूडल सिस्टम को डिसरिगार्ड कर देता है, डॉगमेटिज्म को जो है बिल्कुल नकार देता है. और रिनेशा से ही यू फाइंड द स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्निटी. जो मॉडर्न एज हम लोग 1901 की बात करते हैं, वह मॉडर्न एज तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वी फाइंड द वाइड चेंजेस, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, वहां से हम कह सकते हैं 1901 से. बट रिमेंबर दैट 1901 से पहले मॉडर्न एज की जो नींव है वह रिनेशा से ही पड़ी थी. क्यों? when you disregard, when you discard, when you ultimately reject dogmatism,
when you reject the old irrelevant values and start to live a beautiful life where there is humanism, where there is individualism, where there is liberalism, where there is cult of beauty, where there is freedom, where there is identity, where there is ambition, and you are ready to welcome each and everything with open heart and mind, and you are ready to do something for the betterment of the nation, community, and the people. It means that you have just disregarded the old values, the old custom, and now you have what? Modernity. मॉडर्निटी का मतलब क्या है? केवल अच्छे कपड़े पहनना नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब केवल यही नहीं है कि आपके हाथ में मोबाइल 21वीं शताब्दी में आया, कंप्यूटर 20वीं शताब्दी में आया, रेलवे 19वीं शताब्दी में आया। मॉडर्निटी यही नहीं है। मॉडर्निटी एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है, और यह परिवर्तन मॉडर्निटी का उस समय से आपको देखने को मिलेगा जिस समय से रिनेशा की शुरुआत होती है। यू विल कम टू नो उस समय साइंस का दूसरा रूप रहा होगा। अगर कोलंबस ने, अगर वास्को डिगामा ने अमेरिका की खोज अगर कोलंबस 1492 में करते हैं तो यह एक डिस्कवरी थी। यह एक बहुत बड़ी उस जमाने की डिस्कवरी रही। अगर वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज 1498 ईस्वी में की तो इट वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी। यह भी दुनिया की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी रही। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ये सब जितनी बातें हम कर रहे, इन सारी चीजों का एक निचोड़, वह कौन सा निचोड़ है? इसको ये समझना है कि जो मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, यह मूवमेंट हमारी अपनी पूरी सिस्टम को चेंज करना, उसको रिफाइन करना, उसको पॉलिश्ड करना, और हमारे अपने सड़े गले जो विचार थे उसको दफनाना, नए विचारों के साथ जीवन की शुरुआत का नाम ही रिलेशन। नए विचारों के साथ, जहां धर्म का उतना ही महत्व है जिससे कि आदमी आदमी बना रहे और ईश्वर को वह सच्चे मन से याद कर सके। The tickets which were sold by the bishop in the Middle Ages, उन सब की दुकान बंद हुई, उन सब की दुकान बंद। The same thing. So ultimately, what is the need? The need of the hour is कि हम उसको समझे और ये सोचे कि इतना बड़ा जो मूवमेंट हुआ क्यों हुआ। शेक्सपियर बने तो उस मूवमेंट का एक रीजन रहा होगा। एडमंड स्पेंसर का आना, यूनिवर्सिटी वेस्ट पर जब अभी बात की जाएगी तो तमाम परिवर्तन होगा। और एक दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1492 में कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया, एंड विद दिस डिस्कवरीज वी फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द पार्टिकुलर थिंग जिसको हम लोग वैश्वीकरण की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, यह रिनेशा से ही शुरू हुआ। यह 21वीं शताब्दी की देन नहीं है। उस समय ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट छोटा रहा होगा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्यों? बिकॉज द पीपल वर नॉट फेमिलियर, दे वर नॉट एक्वाइंटेड विद द पीपल हु वर लिविंग इन अमेरिका। European were not acquainted with the people who were living in Asia or India. The credit goes to Columbus and Vasco da Gama. They did a very nice job. They did a very beautiful job. They ultimately discovered these places. They told, they told that the people are not only living in Europe, but except it, beside Europe, the people are also living where the people are also living in Asia and Africa, America. Go there, try to see their culture. आप अपनी ही कल्चर पे ना गर्व करिए कि आपका रिनेशा हो गया तो कल्चर आपके पास ही है। अमेरिका में भी कल्चर है, इंडिया में भी कल्चर है, वहां पे गोल्ड है, वहां पे पीपल रिच है, वहां पे लग्जूरियस लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। शाहजहां के पीरियड में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुद्रा कहीं का इंपॉर्टेंट था तो कहां का इंपॉर्टेंट था? इंडिया का। आई एम नॉट सेइंग, यू कैन जस्ट आस्क एनी हिस्टोरियन। दिस इज वाई वी फाइंड सच अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट। ये किला, वो किला, वो किला, एक अपना दबदबा। लेकिन वही होता है, कोई भी सल्तनत, कोई भी साम्राज्य, कोई भी राजवंश अगर लग्जूरियस लाइफ व्यतीत करने लगेगा
और धर्म के झगड़े में पड़ेगा तो श्योरली और सर्टेनली उसका डाउनफॉल होगा। दो चीजें, धर्म को जब राजनीति से जोड़ दिया जाएगा, राजनीति को धर्म से जोड़ दिया जाएगा, और उसके बादशाह या आने वाली जनरेशन अगर लग्जूरियस लाइफ व्यतीत करेंगे। कहीं पर भी आप देख लीजिए, अपने घरों में हम देख लें, अगर लड़का जो है बाप कितना भी बना के गया हुआ, अगर लड़का आवारा निकल गया लग्जूरियस लाइफ, तो सारी संपत्ति जो है बाप के जीते जी बेच के चल देगा। द सेम थिंग वी फाइंड। तो रिनेशा के लोग, जो पहले यूरोप के लोग दुनिया में क्यों छाए, इंग्लैंड के लोग क्यों छाए, इंग्लैंड के लोगों ने जब रिनेशा का स्पिरिट आया तो उनके अंदर मेन इन एक्शन, दे वर इनोवेटिव, दे वांट टू गेट समथिंग, लर्न समथिंग, सब कुछ वहां पे। और अपने यहाँ नवाबियत, उसके बाद आपसी लड़ाई झगड़े, मैं फला कास्ट का, मैं फला कास्ट का, मैं फला रिलीजन का, मैं फला रिलीजन का। बहादुर शाह जफर, अ, रानी क्वीन ऑफ झांसी, बेगम हजरत महल, अगर उन्होंने कुछ कोशिश भी किया तो कम पड़ा। क्यों? क्योंकि अपने इंडियन, अपने ही लोग, तमाम घराने जो इस समय पॉलिटिकल पावर में, देवर अगेंस्ट। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यह जो सक्सेस है, यह एक इंसान की सफलता की कहानी नहीं है, एक राष्ट्र की सफलता की कहानी का नाम रिनेशा नहीं है। दुनिया का मैप बदला, जियोग्राफिकल कंडीशन बदली, दुनिया के हालात बदले, दुनिया के विचारों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, उसका नाम रिनेशा है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो मैंने आपको दो वर्ड एक्सप्लेन किया था, रीबर्थ कैसे हुआ, क्योंकि मध्य युग में हम सोए हुए थे, मध्य युग की चीजों तक की वही डॉगमेटिज्म, वही जो है सुपरस्टिशन, वही ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड कस्टम, वी वर नॉट रेडी टू लीव दैट थिंग, इवन द पीपल वर एक्सप्लॉइटिंग अस, दे वर selling the ticket to make our entry into heaven or hell, we were not conscious at all। जो अपने चश्मे से दिखा दिया वही फॉलो करना। जब आपने इस जंजीर को तोड़ा, जब आप इससे बाहर निकलते हैं, तब इसका मतलब कि क्या होता है, आपका रीबर्थ होता है, एक नया जन्म लिया जाता है, री अवेकनिंग। आप अवेकनिंग कंडीशन में आते हैं, दोबारा आप अवेक होते हैं, वो कब आपका होता है। जो सोच थी जिसने आपको बिल्कुल ठप कर दिया था, एक पल बिल्कुल एकदम से एक जगह रह करके एक ही दिशा में सोचते थे, उससे आपको निजात मिली, उससे आप बाहर निकलते। तो दैट वाज द री अवेकनिंग। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड। And there are so many critics, they say there are so many words, thousands of the word, and no word is enough or sufficient to describe the beauty of Renesha। रिनेशा की ब्यूटी को, उसकी खासियत को, उसकी चीजों को बताने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं। यू कांट से दिस वर्ड, यू कांट से दैट वर्ड, नो नॉट है, कोई भी वर्ड पर्याप्त नहीं। सारे वर्ड अपने में कैसे हैं, छोटे ही पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, वो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये सारी चेंजेस आप देखते हैं, तो ये चेंजेस तो वास्को डिगामा कोलंबस लाए, 1453 में तुर्कों का अटैक कॉन्स्टेंटिनोपल पर लाता है। उसके बाद इंसान रेडी हो जाता है फ्यूडलिज्म को खत्म करने के लिए, इंसान रेडी हो जाता है नई चीजों के साथ आगे बढ़ने के लिए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, अ बिग चेंज यू फाइंड वेयर, अ बिग चेंज फाइंड, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कहां पर, अ बिग चेंज यू फाइंड या अ बिग चेंज वी फाइंड वेयर। सबसे बड़ा चीज, एक और चीज आपको मिलेगा, वह कौन सा कॉन्सेप्ट था, वह कॉन्सेप्ट ये था कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। अभी तक जो दुनिया हमें गोल गोल नजर आ रही थी, केवल हम अपने अर्थली लाइफ के बारे में सोचते थे, नाउ वी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द यूनिवर्स, हम ब्रह्मांड के बारे में भी सोचना शुरू किए। मध्यकाल में हमारी जो सोच थी केवल इतना थी कि दुनिया में आए हैं, आफ्टर means some for some days, for some years, and when we will complete the assigned days or assigned years given by God,
तो ये दुनिया छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा, इधर इन हेवन आर हेल। और उसके लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? बिशप। बट व्हाट हैपेंड, यू विल कम टू नो, एक इंपॉर्टेंट चीज घटित होता है। और वह क्या चीज होता है? वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हम उस दुनिया को जिसे हम छोड़ दिए थे, उस दुनिया को छोड़ दिए थे, मीन्स ब्रह्मांड को, उनके बारे में वी अल्टीमेटली स्टार्टेड टू नो। और ये किसको दिया जाएगा? गैलीलियो ने इन्वेंटेड टेलीस्कोप। तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। एक और परिवर्तन जो इसी समय होता है कि हर फील्ड में विलियम कैक्सटन इन्वेंटेड प्रेस। जब ज्ञान बढ़ता है, जब ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान का दायरा बढ़ता है, जब हमारा नॉलेज और वाइड होता है, तो हम सारी दिशाओं में सोचते हैं। वट एवर वी रोट, whether that was in the form of manuscript, उस चीज को और लोगों तक फैलाने की जरूरत पड़ी। तब किसका आविष्कार हुआ? प्रिंटिंग प्रेस। इट वाज डन बाय हुम? इट वाज डन बाय विलियम कैक्सटन। उसके बाद आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट आता है टॉलेमी और कोपरनिकस का, जिसमें एक कॉन्सेप्ट ये था कि पहले ये कहा जाता था द अर्थ इज इन सेंटर एंड द सन मूव्स अराउंड इट, बट इट वाज चैलेंज ड्यूरिंग रिनेशन। और ये कहा गया नो, द सन इज इन सेंटर and the earth moves around it. तो such a changes we find, इस तरह का जो बदलाव है in the field of astronomy, in the field of geography, in the field of science and technology, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए। डू यू फाइंड these things? एक जॉन वाइक्लिफ ने केवल बाइबल का ट्रांसलेशन किया तो जॉन वाइक्लिफ को आग के हवाले कर दिया गया। अगर इतना सारा वर्क हुआ होता उस जमाने में तो क्या होता? कहां से होता? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज द पीपल ऑफ दैट टाइम दे वर नॉट रेडी। उस समय केवल सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स के बारे में, जादूगर के बारे में, चुड़ैलों के बारे में, भूतों के बारे में कुछ जैसा जैसा था उसी हिसाब से कहानी बना करके बताई जाती। इवन टुडे, आज भी वी आर नॉट रेडी टू रीड आर टेक्स्ट, कि खुद से पढ़े। आज भी लोगों के चक्कर में ही हम लोग पड़े रहते हैं। वी हैव टू रीड आर वेदास, वी हैव टू रीड आर मीन्स the Gita, we have to read our whatever the scriptures we have, हमें खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से समझना चाहिए क्या बताया गया। बट इवन टुडे we still believe in so many babas, we still believe in so many things। वो अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, फिर पता चली उन्होंने ये किया, फिर वो बिहाइंड द बार वी फाइंड देम। तो एक बड़े रिनेशन की जरूरत है। एक फिर से स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज के संस्थापक के अलावा राजा राम मोहन राय, सच है कि वी नीड रिलीजियस रिफॉर्म की बहुत ज्यादा, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो जो ये जर्नी है, ये जर्नी तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे चल रहा है, या किन किन फील्ड में परिवर्तन होता है, या क्या क्या चीजें आती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंड व्हाट आर दोज थिंग्स? अब अगर हम लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा नाम जो है वो पेट्रार्च का है। पेट्रार्च वाज द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट 14th सेंचुरी में। क्योंकि जो सोनेट उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने लव की बात की, ब्यूटी की बात की, गॉडेस फिगर ऑफ बिलव्ड की बात की, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपनी चाहत को, जो उनका बिलव्ड के बारे में था, उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने अपने वर्क में बाइबल को आइडियल नहीं मान करके उन्होंने वर्क लिखा, अपनी जिंदगी को उन्होंने आइडियल मान करके वर्क लिखा। उन्होंने केवल जीसस क्रिस्ट के बारे में नहीं लिखा, बाइबल के सेंट्स के बारे में नहीं लिखा, मध्य युग के बिशप के बारे में ही केवल नहीं लिखा, उससे बाहर निकल करके जो जिंदगी की और जरूरतें हैं उसको उन्होंने लिटरेचर में जगह दी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी फाइंड दिस पार्टिकुलर चेंज।
वी नो इट वेरी वेल, उनको फादर ऑफ सॉनेट कहा जाता है। उन्होंने जो अपना सॉनेट लिखा है वो उन्होंने किसको डेडिकेट किया हुआ है? अपनी बिलव्ड लाउरा को डेडिकेट किया हुआ है, और उन्होंने बिलव्ड का गॉडेस फॉर्म प्रेजेंट किया है। उनका जो सॉनेट है वो पेट्रार्चल सॉनेट या इटालियन सॉनेट कहा जाता है, पोएट पेट्रार्च के नाम पर, क्योंकि ही बिलोंग्स टू इटली, और उस वजह से उनको इटालियन सॉनेट भी कहा गया। उनकी सॉनेट की खासियत क्या थी? उन्होंने अपने सॉनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स स्टैंजा। उसके बाद उन्होंने एक राइम पैटर्न डेवलप किया, ए बी बी ए सी डी ई, या समटाइम्स सी डी सी। तो जो लिटरेचर में आप तब्दीली देख रहे हैं, वो लिटरेचर में तब्दीली आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कहीं से भी चौसर को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन चौसर खुल करके नहीं लिख पाए। चौसर को फियर रहा होगा कि जो है ही विल बी गिवन द कैपिटल पनिशमेंट, ये हो सकता। लेकिन जो एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है, सेकुलर का मतलब कि धर्म से अलग हट करके जिंदगी की जो और भी चीजें, जो जरूरी चीजें हैं, उसको लिटरेचर में अगर कोई आदमी जगह देता है, लव को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, ब्यूटी को, सो मेनी थिंग्स को, तो यू फाइंड दीज थिंग्स वेयर, यू फाइंड दीज थिंग्स ओनली एंड ओनली इन लिटरेचर। आप इन सारी चीजों को कहाँ पर देखते हैं? लिटरेचर में देखते हैं। और लिटरेचर में कौन से? पेट्रार्च। पेट्रार्च के बाद अगर किसी आदमी ने इंपॉर्टेंस दिया तो दांते का डिवाइन कॉमेडी। नाम आपको ध्यान में रखना है, पेट्रार्च, दांतेज डिवाइन कॉमेडी। दांते का डिवाइन कॉमेडी के अलावा मैकियावेली नाम के एक पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसफर थे, जिन्होंने द प्रिंसेस नाम का किताब लिखा। उसमें उन्होंने एम्बिशन को लेकर के बात किया, आइडेंटिटी को लेकर के बात किया, उसमें उन्होंने एम्बिशन को लेकर बात किया, उसमें उन्होंने आइडेंटिटी को लेकर बात किया। तो पेट्रार्च द फर्स्ट ह्यूमन है जिन्होंने सॉनेट लिखा। दांतेस का डिवाइन कॉमेडी, इनफर्नो। उसके बाद आपको मैंने बताया मैकियावेली का द प्रिंसेस। ये चीजें जो है रही है, ये तो सबके सब क्या थे? ये चासर के समय के कंटेम्प्रेरी वगैरह थे। एक बड़ा वर्ड था बोकैसियो का, डिका मीरान, बोकैसियो का, जो रोमांस की कैटेगरी में आता। फिर उसके बाद एक आप सिलसिला देखेंगे, और ये चीज कहाँ पे शुरू होता है? आप देखेंगे कि जब रिनेशा इंग्लैंड में पहुंचता है तो वहां पे एक बड़ी तब्दीली। सबसे पहला ट्रेजिडी गार्बडक या फॉरेक्स एंड फॉरेक्स, गार्बडक और फॉरेक्स एंड फॉरेक्स, कब? उसको आप देखेंगे, रिटेन बाय थॉमस टाइक्विल एंड थॉमस नॉर्टन। ये सारी चीजें किताब में जो मेरी लिखी गई उसमें भी है, आप कहीं से भी जो लेक्चर और है कुछ और वीडियो आज भी मैं लिंक करूंगा, यू विल कम टू नो। गार्बोडक इंग्लिश का पहली ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस टाइक्विल एंड थॉमस नॉर्टन, उसने क्या किया? पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया लिटरेचर का। जो ट्रेजेडी पहले ग्रीक में लिखी जाती थी, इंग्लिश पे पीपल नेवर थिंक कि वो इतनी खूबसूरत ट्रेजेडी लिखेंगे। वो तो केवल धार्मिक सब्जेक्ट मैटर तक ही, अगर आपको याद होगा, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड, धार्मिक सब्जेक्ट मैटर को लेकर के सेंट्स की लाइफ, जीसस क्रिस्ट की लाइफ, कॉमन राइटियस मैन की लाइफ तक सीमित थे। नो, नॉट एट ऑल। गार्बडक फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, और उसके बाद राल्फ राइस्टर ड्राइस्टर फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी रिटन बाय निकोलस उडल, उनको उन्होंने लिया। तो मैं आपको फिर से बता दूं, दांते का डिवाइन कॉमेडी, इन्फर्नो, मैकियावेली का द प्रिंसेस, पहले जो है ह्यूमैनिस्ट पेट्रार्च का सोनेट, लिटरेचर में ये सब तब्दीली का काम करता है। थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी, सीनेकन ट्रेजेडी, अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है, और प्लस लैटिन में जितने वर्क थे उन सारे वर्क का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होने लगा। उसके बाद आपके सामने स्कॉलर्स की एक लंबी लिस्ट आपके सामने आती है, जिसको आप यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, देवर 7 इन नंबर्स, studied were at Oxford and Cambridge universities. They were Latin scholars. This is why they have been addressed as university wits.
यूनिवर्सिटी विट्स जो है ये आपका कहाँ पे था, 16वीं शताब्दी के शुरू में आपको एक ग्रुप देखने को मिले। और यह जो 16वीं शताब्दी का जो एक ग्रुप था, इसमें जो है कौन कौन से बड़े नाम आपको पता है, थॉमस लॉज, आपको पता है रॉबर्ट ग्रीन, आपको पता है थॉमस नैश, आपको पता है जॉर्ज पील, आपको पता है क्रिस्टोफर मोरलो, और इस तरह के तमाम नाम, थॉमस किट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज स्कॉलर्स, तो एक तो वे लैटिन स्कॉलर्स थे, उन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया। जो ट्रांसलेशन का काम किया, क्या किया, जितनी भी लैटिन में किताबें थी वो सब ट्रांसलेट किए, और विलियम कैक्सटन ने उनको प्रिंटिंग का काम किया। विलियम कैक्सटन के समझा शुरू किया उन्होंने, बाद में और सारी चीजें आती। और क्रिस्टोफर मार्लो जैसा ग्रेट आदमी, जिसके लिए कहा जाता ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, उन्होंने जो है क्या किया, टैम्बरलेन, डॉक्टर फास्टस, जीव ऑफ माल्टा और एडवर्ड सेकेंड नाम का पहला हिस्टोरिकल प्ले लिखा। बाद में उन्हीं को फॉलो करते हुए शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखा। तो एलिजाबेथन एज तक पहुंचने से पहले 100 साल की एक जर्नी है। उस 100 साल की जर्नी को छोड़ा नहीं जा सकता। उस 100 साल की जर्नी से क्वेश्चन आता है, कितनी बार पूछा जा चुका है कि थॉमस किड की ट्रेजेडी का, जो थॉमस किड का है आपका स्पेनिश ट्रेजेडी के राइटर कौन है, थॉमस किड है। थॉमस लॉज ने क्या लिखा, रोजालिंड, इस पर शेक्सपियर का एज यू लाइक इट बेस्ड ऑन है। थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी पर हैम आपका हैमलेट उस पर आधारित है। इसके अलावा कितनी बार ये पूछा गया कि पहला हिस्टोरिकल प्ले कौन है, एडवर्ड सेकेंड। तो ये सब कहाँ से पूछा जा रहा है, ये सारी जर्नी एलिजाबेथन इससे पहले की है ना, शेक्सपियर से पहले की है। तो क्या इस 100 साल के लिटरेचर को छोड़ दिया जाए? जब इतना सारा परिवर्तन आया तब हमें शेक्सपियर देखने को मिलते हैं, तब हमें एडमंड स्पेंसर देखने को मिलते हैं, फ्रांसिस बेकन देखने को मिलते हैं, सर फिलिप सिडनी देखने को मिलते हैं। इसीलिए 1450 से लेके 1550 तक क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जानना जरूरी है। जॉन लाइली का यूफ्यूज, पहला ट्रेजिडी गारबोटक, जिसका सब टाइटल है फॉरेक्स एंड फॉरेक्स, रिटन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। पहली कॉमेडी राल्फ राइस्टर राइस्टर, रिटन बाय निकोलस उडल। उसके बाद एक बड़ा चेंजेस देखने को सोनेट की दुनिया में मिलता है कि पेट्रार्च ने जिस सोनेट को शुरू किया था, इंग्लिश पीपल कितना कॉन्शियस थे, तुरंत उन्होंने कैश कर लिया। एक नाम है जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इनटू इंग्लैंड। सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय सर थॉमस यॉट, WYA। सोनेट को इंग्लैंड में जिस आदमी ने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम सर थॉमस यॉट रहा, और उन्होंने केवल इन्हीं के पैटर्न के सोनेट को फॉलो किया। बाद में एक दूसरे आदमी आते हैं जिनका नाम हेनरी होवर्ड अनलाक्सरे है। उन्होंने सोनेट के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ऑक्टेव और सेस्टेट की जगह उन्होंने सोनेट में 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट का यूज किया। क्वार्टरेन QUATRAIN, क्वार्टरेन मीन्स 4 लाइन्स इन स्टैंजा, एंड कपलेट हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे, एच या HENRY, हेनरी होवार्ड, HOWARD, होवार्ड, ये नाम है। अर्ल ऑफ सरे उनका टाइटल था। अर्ल जो एक पद होता है गवर्नर टाइप का, सरे के गवर्नर। ही ब्रॉट अ रैपिड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑक्टेव एंड सेस्टेट गिवन बाय पेट्रार्च, उन्होंने क्या किया, 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट का यूज किया। बाद में उसी पैटर्न को विलियम शेक्सपियर ने अडॉप्ट किया। शेक्सपियर के भी 154 सोनेट में 3 क्वार्टर्स और एक कपलेट, क्वार्टर मींस 4 लाइन्स, और उन्होंने राइम पैटर्न भी चेंज किया था। उन्होंने जो राइम पैटर्न अडॉप्ट किया, ABABCDCD EFEFGG, उनके भी सोनेट में सब्जेक्टिविटी, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, ब्यूटी, टाइम, फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ,
एक अपील, एक रिक्वेस्ट, सो मेनी थिंग्स पीपल। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर कोई आदमी इस एज को हल्के में लेता है तो मेरी नजर में वह मिस्टेक नहीं, ब्लंडर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, मैंने आपको बताया है। और आपको जब टाइम मिले तो आप इसको दोबारा, और इससे रिलेटेड एक वीडियो है जिसपे मैंने ये सारी बातें व्हाइट बोर्ड शेयर करके एक एक पॉइंट लिख पाया है। मैं आज उसका लिंक यहाँ पे जोड़ दूंगा। इस भी चीज को उसको आपको क्या करना वो करना। इसके अलावा कुछ और राइटर्स हैं, जैसे एक वर्क आया था जॉन लाइली का यूफ्यूज। जॉन लाइली एक रहे हैं राइटर, उनका एक वर्क था यू फ्यूज। और इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें रही हैं जो रिनेशा से संबंधित रही है, जिस पर हमें कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो किसी न किसी तरह से पूछा गया है। तो मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि आप उसको और कैसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। उनमें से जो एक एक पॉइंट रहा है, वो एक चीज ये रहा है कि एक जो क्रिटिक थे, एक क्रिटिक है जिनका नाम है टेन, TAINE। टेन ने एक वर्ड यूज किया है कि टेन सेड दैट मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड, जो आदमी था लंबे समय तक अंधा था, हैड सडनली ओपन हिज आईज एंड सीन, अचानक उसने, अभी नहीं आ रहे, हैड सडनली ओपन हिज आईज एंड सीन, अचानक उसने अपनी आंखों को खोला और देखा। ये बात किसने कही? टेन नाम के क्रिटिक ने रिनेशा के बारे में कही है। मैं फिर से बता दूं, क्रिटिक का नाम है TAINE। मेरी बुक में पेज नंबर 121 पर यह दिया गया है। टेन ने क्या कहा है? टेन ने कहा है द मैन, टेन सेड दैट मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड, मतलब मध्य युग की बात कर रहे हैं कि मध्य युग में आदमी तो अंधा हो चुका था, कई सौ सालों तक अंधा ही था। अंधा होने का मतलब नई चीजों को वो समझ ही नहीं पा रहा था, नई चीजों को ये तैयार नहीं था। हैड सडनली ओपन हिज माइंड, अचानक उसने अपनी आंखें खोली, एंड सीन, और चारों तरफ के वातावरण को देखा। और ये अचानक आंखें कब खोली? जब 1453 में तुर्कों ने अटैक किया कॉन्स्टेंटिनोपल पर। ये बात किसने कहा? टेन नाम के क्रिटिक। दूसरे एक क्रिटिक है जिनका नाम है ला मार्टीन। ला मार्टाइन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि रिनेशा, मैन इन रिनेशा मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। जो रिनेशा है, ये आदमी ने अपनी खोज की और ब्रह्मांड की खोज की। जैसे मैंने अभी आपको गैलीलियो का एग्जांपल दिया, टालेमी का एग्जांपल दिया, कापरनिकस का एग्जांपल दिया। वो ये कहते हैं कि रिनेशा जो था यह एक मूवमेंट था, लेकिन इस मूवमेंट ने आदमी आदमी ने खुद अपनी खोज की, ब्रह्मांड के बारे में भी सोचना शुरू किया, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। 1453 की डेट मैंने आपसे डिस्कस किया था। इसके अलावा जो है, मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि और तमाम परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्ड इंपॉर्टेंट है ह्यूमनिज्म, जिसको मानवतावाद, हमें इंसानों से प्यार किया करें, इंसानों को महत्व दे, हर इंसान बराबर है, इस तरह के विचार आए। ह्यूमनिज्म के अलावा जो है लिबरलिज्म, लिबरलिज्म हम उदार बने, ऐसा ना हो कि एक दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन करें। लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता, उदारवाद की चीजें आती है। इसके अलावा कल्ट ऑफ ब्यूटी, कल्ट का मतलब वर्शिपिंग, ब्यूटी की वर्शिप की गई, ब्यूटी का महत्व दिया गया, इन सब चीजों की भी बात आती है। और साथ ही साथ 1473 ईस्वी में कैक्सटन ने जो है क्या किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, पहली किताब उन्होंने छापी। और इंग्लैंड में 1476 ईस्वी में ये चीज आता है। तो कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। गैलीलियो का टेलीस्कोप की बात हम लोगों ने किया, और साथ ही साथ और तमाम चीजों को लेकर के उसमें बात हुई है। इसके अलावा कुछ और भी वर्क रहा था, जैसे मैलोरी, एक थॉमस मैलोरी का मार्ट डी आर्थर। यह वर्क लैटिन में था, लेकिन बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें किंग आर्थर को लेकर के बात की गई। तो कुछ वर्क है मैलोरीज का, मार्ट डी आर्थर है। इरास्मस एक राइटर है, उनका है प्रेज ऑफ फॉली।
इफ यू ओपन दिस बुक पेज नंबर 121, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ द रिवाइवल ऑफ लर्निंग करके, उसमें पूरा ये दिया गया, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप यहाँ से जा सकते हैं। रोजर एस्काम एक राइटर है, उन्होंने टॉक्सोफिलस लिखा। टॉक्सोफिलस TOXOPHILUS। टॉमस मैलोरी का मार्डी आर्थर है। इरेस्मस का प्रेज ऑफ फॉली है। टॉमस मोर का यूटोपिया। यूटोपिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आइडियल प्लेस, प्लेस लाइक हेवन। यूटोपिया का अपोजिट डाइस्टोपिया, एक क्वेश्चन पीजीटी में या टीजीटी में आ चुका है। डाइस्टोपिया भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक तरह से बैड प्लेस, अ प्लेस लाइक हेल। तो ये सब चीजें आई है। इसके बाद किसने कही? थॉमस मोर का यूटोपिया, या उसी का एक सब टाइटल है किंगडम ऑफ नोवेयर। इसके अलावा बाइबिल का और ट्रांसलेशन हुआ, विलियम टिंडल ने न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेट किया। और ग्रेट बाइबिल का कॉन्सेप्ट आता है 1539 ईस्वी में, या क्रैनमर का था, क्रैनमर ने ग्रेट बाइबिल का। तो ये सब जो परिवर्तन हुए हैं, इन सारे परिवर्तन से आपको वाकिफ होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जो वर्क मैंने आपको बताया, ये वर्क तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एज रहा है, जहां से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। और आप इसे प्रिपेयर करिएगा, लेकिन मेरा ये नहीं है कि मैं इसको सुनूंगा नहीं, आज मुझे इसको कवर करना था। कल का आपका टास्क यही है कि मैं इसको सुनूंगा, और आज मैं कुछ वीडियोस शेक्सपियर से रिलेटेड इस पे डालूंगा, उसको करिएगा। दूसरा चीज, क्लास के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि जो क्लास है चीप और बेस्ट है। इतना चीप आपको मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया के किसी कोने में क्लास मिलेगा। इसलिए जो है, आप जितने लोगों को जोड़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस मुझे भी होगा, आपको भी होगा, टेस्ट भी कंडक्ट कराने में, ओरल टेस्ट, सो मेनी थिंग्स कंडक्ट कराने में मुझे वो होगा। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे अपने जो पुराने बच्चे थे, उनके उससे जो है आई हैव कंप्लीटेड वन सक्सेसफुल बैच, एंड सेकेंड आई एम अबाउट टू कंप्लीट, जिसमें बड़ा सहयोग सोनाली मैडम का था, मुनेश्वर भाई का था, अगर ये लोग होंगे। और इसके अलावा जो है उसमें रहा था, अपर्णा मैडम ने उस बैच को ज्वाइन किया है। और ये लोग यहाँ पर भी हैं। तो इन सब लोगों के सहयोग से वो बहुत ही अच्छा बैच मेरा निकला, और बहुत प्यार मुझे उन लोगों से मिला। कंचन मैडम भी है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही एक सक्सेसफुल बैच मॉर्निंग में खासकर उन लोगों के लिए किया गया है, जहाँ तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे लोगों का ये आता था कि आई एम नॉट एबल इस चीज को बियर करने में, तो कहीं ना कहीं जो हमारी टीम थी उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि वहां तक भी हमारी पहुंच हो, चीजें हो। तो उस तरह से हम लोगों ने इसको डिसाइड किया है। इसलिए फिर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि टेल अदर्स, और वो लोग इसको ज्वाइन करें, ताकि उन लोगों तक भी ये चीजें पहुंच सके। लॉकडाउन है, पेंडेमिक है, बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों के साथ है, उनके लिए है वो वहां तक पहुंच सके। और सबको इसमें अलाउ, ऐसा नहीं कि कोई एक, जो हमारे पुराने बच्चे उस बैच में है, अगर वो आना चाहते हैं तो जो यहाँ का नियम और कंडीशन है इसके तहत वो आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे नहीं आ सकते। उनको अगर रिवाइज करना है, चीजें और करनी है, तो दे कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी, दे कैन एंजॉय। किसी को कोई मना ही नहीं है। पहले तो मैं सोचा था नहीं, उनको वहीं पे ही मैं रखूंगा, बट इफ दे वांट टू एंजॉय, तो जो इस बैच का टर्म्स कंडीशन है वो उसको पे करके यहाँ पर आ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सबके लिए है। आज मैं ये अनाउंस अपने मेन बैच में करूंगा। ठीक है। तो आई थिंक कि आई हैव डन दिस, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी एंड लिसनिंग मी पैशनेटली। थैंक। ओके।